चलिए बच्चों, हम लोग जो है कि देख चुके थे वीडियो में पूरी तरह से कि नए राजा और कौन-कौन से उसके राज्य थे। गुर्जर, प्रतिहार और चोल वंश के विषय में हम लोग जाने थे। अभी हम लोग यहाँ पर उसके पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल ढूँढने का, उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजराजा राजराज प्रथम। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है भागलपुर में, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश जो है गोपाल ने किया था। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश का राजधानी जो है ये मान्यखेत में था। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता किसे मिली? सबसे जो है कि राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार आपस में लड़ते थे कन्नौज के लिए, है ना। तो ये गुर्जर जो लोग जो है कि ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है। यहाँ अब रिक्त स्थानों की को भरते हैं हम लोग और प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे दिखा दिया भी गया है, लाल रंग से जो है लिखा हुआ है, वो रिक्त स्थान में भराएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये दंतीवर्ग था। पाल वंश का जो है किस धर्म को मानते थे? वहाँ पाल वंश के राजा लोग ये बौद्ध धर्म को मानते थे। चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश राजराज प्रथम था, है ना। राजा महेंद्र के शिलालेख झारखंड के किस जिला में है? महेंद्रपाल का ये जो है कि इटखुरी में है, वो चतरा जिले में है। ठीक है। चोल काल के मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया था? द्रविड़ शैली में किया गया था। और ब्रह्मदेश्वर मंदिर ये कहाँ है? ब्रह्मदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर ये तंजौर में है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। ये जो कुछ प्रश्न है इसका एक शब्द में उत्तर देना है। नटराज की मूर्ति हम लोग देखें वो किस वंश का था? वो चोल वंश में। स्थापत्य कला का सुंदर नमूना था वो। ठीक है ना। बहुत ये लोग जो है कि कला के प्रेमी थे चोल लोग। राज राजेश्वर का या ब्रह्मदेश्वर मंदिर की ऊंचाई जो है वो कितनी थी? 192 फीट ऊंचा था, ऊंचा है ना। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा पर केंद्रित होता था। ठीक है ना। ये राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है जी? ये है तंजौर में। चोल प्रशासन जो है 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने भंग किया? कौन तोड़ दिया उसको? ये बख्तियार खिलजी जो है अपने शासनकाल में इसको तहस नहस कर दिया था। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार किस प्रांत के लिए आपस में हमेशा झगड़ते थे, आक्रमण करते रहते थे? ये कन्नौज। कन्नौज जो है कि बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर से है व्यापार करने के दृष्टिकोण से ये तीनों जो है राजवंश आपस में कब्जा करने के लिए झगड़ते थे। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका प्रश्न का उत्तर जो है 1 से 2 लाइन में देना है। तो कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था जी? ये जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के जो शासक थे, ये आपस में कन्नौज के लिए लड़ते थे। इसी को त्रिपक्षीय आंदोलन, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है ना। तो आंसर है राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। दूसरा नंबर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, है ना। और इस यहाँ ये बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का जो है शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो आंसर नोट कर लीजिए। राष्ट्रकूटों की साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार में सेना का बहुत बड़ा महत्व था। इनके पास बड़ी बड़ी पैदल सेनाएं थी और अश्व सेनाएं भी थी। युद्ध में काम आने वाले हाथी थे। हाथी को उस समय जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता था। राष्ट्रकूटों के पास बड़ी संख्या में किले थे और इन किलों में सेना और सेनाध्यक्ष रहते थे। इसके अलावा सामंतों की भी सेना थी। जो सामंत लोग थे वहाँ पर, है ना, उस सामंतों की भी सेनाएं थी जो सैनिक, और ये सैनिक जो है अस्थाई थे, है ना। अस्थाई सैनिक रहेगा तो लोग तो बहुत काम, ये काम का होता है
क्योंकि उन लोग को वेतन मिलता है ना। और राष्ट्रकूटों के पास 9 सेनाएं भी थी बड़ी मात्रा में, है ना, जिसके कारण राष्ट्रकूट जो है बहुत शक्तिशाली बन गए थे। अब है चौथा प्रश्न, सामंत किसे कहा जाता था? सामंत जो है कौन थे? यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजा जो है बड़े जमींदार और कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान कर देते थे। उन्हीं को जो है कि सामंत कहा जाता था। राजनीतिक अधिकार का मतलब जो है कुछ क्षेत्रों को जो है कि लगान वसूली के लिए दे देते थे, है ना। तो ये सामंत लोग जो है कि अपनी सेना भी जो है रखते थे और उसका खर्चा भी वहन करते थे। समय आने पर उनको जो है मदद भी करते थे राजाओं को। तो ये राजा के जो है कि अ, सहयोगी कह सकते हैं उनको, सामंत को, जो कर वगैरह वसूल कर उसका कुछ पार्ट जो है अपने पास रखते थे और बाकी पैसा, बाकी जो है कर के रूप में राजा को जमा कर देते थे। चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी? चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन को वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी, है ना, समिति प्रणाली पर आधारित था। चोल अभिलेख में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला था ऊर। ऊर का मतलब है ग्राम परिषद, ये कहलाता था ऊर, है ना, सबसे छोटा इकाई था। इसमें जो है कि एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था जिसको मध्यस्थ कहा जाता था। इसका काम था कर वसूलना, है ना, और प्रशासन को जो है केंद्रीय प्रशासन को, है ना, केंद्रीय प्रशासन को जो है प्रशासन चलाने में जो है सहयोग करना था, केंद्रीय अधिकारियों की मदद करता था। दूसरा ये समिति थी, ये सभा थी। इसमें वरिष्ठ ब्राह्मणों को रखा जाता था, है ना, ब्राह्मणों की समिति थी जिसको ब्राह्मण लोग को अग्रहर कहा जाता था। उनका सहयोग जो है लिया जाता था प्रशासन में। तीसरा जो संस्था थी वो उसका नाम था नगरम। इसमें मुख्य रूप से व्यापारियों को शामिल किया जाता था, है ना। तो इसी के कारण जो है कि ये बहुत बढ़िया यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। अगर इसमें से सारे प्रश्न हम लोग बना लिए, अगर इनमें से प्रश्नों का विस्तार से अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका वीडियो पुनः आप लोग देख लें और बेहतर रूप से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।